जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। हमारा देश, आपका देश, हम सबका देश विश्वासों का मारा हुआ देश है। इस देश ने हर उस आदमी पर भरोसा किया जिसने ये कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। इस देश ने हमेशा एक फैंटम का इंतजार किया। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह एक तरफ और दूसरी तरफ जनता ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण पर भरोसा किया। लोहिया जी ने सबसे पहले मिलीजुली सरकारों की शुरुआत की। लोगों ने डॉक्टर लोहिया के उस प्रयोग के ऊपर आंख बंद कर भरोसा किया। इन सबसे जनता की समस्याएं हल तो हुई, लेकिन बहुत कम तादाद में हुई, और अगर दूसरे शब्दों में कहें, समस्याएं बढ़ गईं। धीरे धीरे देश के लोग उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर मुल्क किसी के ऊपर भरोसा करे या न करे। ऐसे समय अन्ना हजारे और बाबा रामदेव हमारे सामने आए। अन्ना हजारे और रामदेव तथा जेपी और लोहिया नेहरू आदमी एक बुनियादी फर्क है। आज इसी फर्क के ऊपर हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वक्त आ गया है आप इस फर्क को समझें और वैसी ही आशाएं बनाएं जैसी आशाएं बनानी चाहिए। ज्यादा आशाएं अगर बनाएंगे तो आपकी आशा को, आपके विश्वास को एक धक्का पहुंच सकता है। पहले के लोगों ने विचार के आधार पर जनता से समर्थन मांगा था, जबकि रामदेव और अन्ना हजारे समस्याओं के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं। यह बुनियादी फर्क आपको और हमको, यानी सारे देश को समझना चाहिए। देश को एक नए विश्वास और अविश्वास के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देने वाला वक्त सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए देश के लोग एक और धोखा न खाएं। उन्हें अन्ना हजारे और रामदेव के वैचारिक और मानसिक स्तर को समझने की जरूरत है। बाबा रामदेव या अन्ना हजारे के साथ जन समर्थन क्यों है? देश में कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होगा, उसे जनता का समर्थन मिलेगा। एक बाबा रामदेव या अन्ना हजारे नहीं, कई और भी बाबा और अन्ना जैसे लोग सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इन लोगों को जनता का समर्थन इसलिए मिलता है क्योंकि ये लोग आशा जगाते हैं। नेताओं से लोग निराश हो चुके हैं, राजनीतिक दलों से निराश हो चुके हैं, सरकार और सत्ता से निराश हो चुके हैं। निराश होने की वजह यह है कि पिछले एक साल में एक के बाद एक इतने घोटालों का पर्दाफाश हुआ है कि लोगों को एक साथ सारे घोटालों का नाम भी याद रखना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि देश के किसी भी दफ्तर या महकमे के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। सरकारी तंत्र भ्रष्ट तंत्र में तब्दील हो चुका है। आम आदमी का सामना हर रोज इस भ्रष्ट तंत्र से होता है। जब वो नेताओं के बारे में सोचता है, उसे भ्रष्ट व्यक्ति का चेहरा नजर आता है। संसद की ओर देखता है तो निराशा और भी बढ़ जाती है। अधिकारियों की ओर देखता है तो उनमें एक घूसखोर नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर कोई भी ऐसी संस्था नहीं बची है जिससे देश की जनता को कोई उम्मीद बची है। महंगाई के लिए भी लोग भ्रष्ट सरकारी तंत्र को जिम्मेदार मानते हैं। देश में बेरोजगारी और अशिक्षा है। सरकारी योजनाओं ने असफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आतंकवाद की वजह से पूरे देश में डर और खौफ का माहौल है। देश के 250 से ज्यादा जिले नक्सलवाद की गिरफ्त में आ चुके हैं। वहाँ देश का कानून नहीं चलता है। जब सरकार ये मान लेती है कि इस सड़े गले तंत्र को दुरुस्त करने में वो असमर्थ है, तो देश की जनता क्या करे? ऐसे में बाबा रामदेव और अन्ना हजारे आशा की किरण की तरह दिखते हैं। जब ये लोग आवाज देते हैं तो लोग घरों से बाहर निकल पड़ते हैं। बाबा रामदेव को इस बात के लिए श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। बाबा रामदेव की कुछ कमजोरियां भी हैं। सबसे बड़ी कमजोरी विचारधारा को लेकर है, लक्ष्य को लेकर है। किसी आंदोलन का नेतृत्व करना आसान काम नहीं है। भविष्य की तस्वीर साफ होना जरूरी है। बाबा रामदेव भ्रष्टाचार से लेकर व्यवस्था परिवर्तन तक की बात तो करते हैं, लेकिन उनके पास भविष्य का कोई नक्शा नहीं है। बाबा रामदेव ने काले धन को लेकर पूरे देश को आंदोलित करके अनोखा काम किया है, लेकिन बाबा रामदेव ये नहीं समझ पाए कि प्रजातंत्र में हर धर्म, जाति, वर्ग के लोगों का सहयोग लेना जरूरी होता है।
आंदोलन से लोगों को जोड़ना अलग बात है, लेकिन एक सफल आंदोलन की पहचान यही है कि वो किसी वर्ग, जाति और धर्म के लोगों को नाराज नहीं करता। चाहे वो जेपी हो या फिर लोहिया, इनके आंदोलन की ये खासियत होती थी कि कोई उनके आंदोलन का समर्थन करे या ना करे, लेकिन वे किसी को विरोध करने का मौका नहीं देते थे। बाबा रामदेव ने साध्वी ऋतंभरा से भाषण दिलवाकर देश के कई लोगों को नाराज कर दिया। बाबा रामदेव की इसी कमजोरी ने सरकार को ये हिम्मत दी कि वो रात के अंधेरे में पुलिसिया कार्रवाई कर सकी, वरना हिंदुस्तान अब वो देश नहीं रहा है जिसमें सत्याग्रह करने वाली हजारों की भीड़ पर पुलिस अत्याचार कर सके। बाबा रामदेव की ये भूल भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई। आज दुर्भाग्य की बात है कि देश में न कोई नेता है न कोई दल है जो विचार और सिद्धांत के आधार पर मुल्क को एक नया सपना दिखा सके। इसलिए जब समस्या आधारित आंदोलनों की बात कोई करता है तो लोग उसे शक की नजर से देखते हुए भी उसका साथ देते हैं, क्योंकि सिद्धांत और विचारधारा कहीं नजर नहीं आती। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे समस्या आधारित आंदोलन की बात कर रहे हैं, विचारधारा आधारित आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं। समस्या पर आधारित आंदोलन बदले हुए समाज या बदली हुई व्यवस्था का स्वरूप कभी रख ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा रामदेव से यह आशा करना कि वो नए समाज या नई व्यवस्था का, जिसे वो व्यवस्था परिवर्तन के बाद की व्यवस्था कहते हैं, का कोई नक्शा देश के सामने रख पाएंगे, ये उम्मीद करना ही बेवकूफी है। इसके बावजूद जब देश में सरकार के घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हों और विपक्ष के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सहित वामपंथी दल यानी सारे दल विपक्ष की राजनीति के सिद्धांत का मखौल उड़ा रहे हों, ऐसे समय अन्ना हजारे और बाबा रामदेव दोनों की उठाई हुई समस्याओं का और समस्याओं के लिए आंदोलन करने के आह्वान का स्वागत करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सरकार ने रामलीला मैदान में जो कार्रवाई की उसके पीछे की सच्ची कहानी आखिर है क्या। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलन पर बात कर रहे हैं कि इन आंदोलनों का विषय आखिर है क्या। बाबा रामदेव के साथ कांग्रेस के एक मंत्री ने संपर्क किया। बाबा ने उससे कहा कि हम आंदोलन करेंगे ही करेंगे। उस मंत्री ने बाबा से बातचीत की कि किस तरह ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की जेब से निकलकर कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाला बन जाए। बाबा इसके लिए तैयार हो गए। उस मंत्री ने कहा कि आप कोई ऐसा बयान दीजिए जिससे कांग्रेस को लगे, कांग्रेस नेतृत्व को लगे, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को लगे कि आप उनके साथ एक संपर्क बनाना चाहते हैं। रामदेव ने मशहूर बयान दिया। बयान क्या था कि वो इस बात के खिलाफ हैं कि लोकपाल बिल में प्रधानमंत्री और न्यायाधीशों को लाया जाए। यहां कांग्रेस को लगा कि उस मंत्री की बात में दम है, बाबा के साथ संपर्क स्थापित हो सकता है या संपर्क जोड़ा जा सकता है। बाबा जब दिल्ली आए अपने 4 जून के आंदोलन के लिए तो हवाई अड्डे पर इसीलिए 4 मंत्रियों की टीम चली गई जिसमें प्रणब मुखर्जी भी शामिल थे। इन लोगों ने बाबा से बात की। बाबा ने इनसे कहा कि हम जो संदेश उन्होंने दिया है उस मंत्री को उसके ऊपर वो कायम है। नतीजे के तौर पर दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में फिर बैठक हुई और उस बैठक में बाबा ने अपना समर्थन, अपनी सहमति उस व्यक्ति से लिखवाई जो उनका महामंत्री है, क्योंकि इन मंत्रियों ने कहा कि आपकी सारी बातें हम मान लेंगे, इसके ऊपर कमेटियां बना लेंगे, आप किसी भी तरह यह बताइए ताकि हम प्रधानमंत्री को बता सकें। बाबा ने एक चिट्ठी लिखवा करके दे दी। बाबा की उपस्थिति में वो चिट्ठी लिखी गई। कांग्रेस के मंत्री कपिल सिब्बल ने बाबा की लिखी हुई चिट्ठी को पब्लिक के सामने किया। बाबा तब भी नहीं समझे
कि कांग्रेस क्या करने वाली, और कांग्रेस ये नहीं समझी कि बाबा क्या करने वाले हैं, जबकि उस मंत्री को यह विश्वास था कि बाबा अपने कहे के ऊपर कायम रहेंगे। नतीजा अविश्वास के बीच की लड़ाई में बदल गया। कांग्रेस ने चिट्ठी बाबा रामदेव के पास भेजी। मैं बार बार कांग्रेस की बात कर रहा हूं क्योंकि सरकार उसके नेतृत्व की है। सरकार ने चिट्ठी बाबा रामदेव के पास भेजी और बाबा रामदेव को उस चेन्नई के आरएसएस के नेता ने मैसेज दिया, इस चिट्ठी के आते ही आप 3-4 घंटे के भीतर कह दीजिए कि जब तक ऑर्डिनेंस नहीं निकलता, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस नहीं निकालती, तब तक आप यहां से नहीं हटेंगे। और यह वो मौका था जब प्रधानमंत्री के घर पे बैठक हुई और तय हुआ कि अगले 3 घंटे के भीतर बाबा को दिल्ली की सीमा से बाहर कर दिया जाए, और दिल्ली की सीमा से बाहर वहां किया जाए जहां पर बाबा के समर्थकों की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्हें पतंजलि योगपीठ भेज दिया जाए। सारी रात पुलिस का डंडा चला। पुलिस ने बाबा के लोगों को 2 घंटे से 3 घंटे के भीतर रामलीला मैदान से बाहर कर दिया। बाबा खुद महिला के वेश में छिपे हुए बैठे रहे, फिर बाहर निकले और गिरफ्तार हो गए। उसकी कहानी आपके सामने है, आप सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा रामदेव को सरकारी ताकत का एहसास करा दिया। पहली बार बाबा रामदेव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब बाबा के साम्राज्य की कानूनी कमजोरी तलाश रही है। बाबा के पास इतने पैसे कहां से आए, टैक्स दिया या नहीं दिया, विदेश में कहां-कहां पैसे निवेश किए, कहां-कहां कानून तोड़ा गया। गुरु शंकर देव के गुम होने की वजह और रामदेव के साथी राजीव दीक्षित की मौत के रहस्य के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। यानी सरकार पूरी ताकत से बाबा रामदेव को अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रही है। रामदेव को डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ये सब अब क्यों कर रही है, वो भी तब जब 4 मंत्री एयरपोर्ट पर मिलने जाते हैं। कांग्रेस के कई नेताओं के रामदेव से पुराने संबंध रहे हैं, तब बाबा रामदेव की पड़ताल क्यों नहीं हुई? सरकार ने बाबा रामदेव की संस्था को आर्थिक मदद क्यों दी? राजनीति भी अजब गजब खेल कराती है। इसलिए जब सरकार और बाबा के बीच का करार टूटा, तब सरकार ने अपनी ताकत दिखा दी। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके आंदोलन को रामलीला मैदान में झटका लगा। रात के वक्त जब करीब 20,000 लोग टेंट के अंदर सो रहे थे, तब पुलिस ने जो किया उससे पूरे देश में सनसनी फैल गई। पुलिस की यह हरकत किसी भी नजरिए से सही नहीं कही जा सकती। वैसे इस भगदड़ के दौरान बाबा रामदेव ने जो किया उसका भी आकलन लोग कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई सख्त थी। उन्हें दिल्ली से हरिद्वार भेज दिया गया। उन्होंने मायावती से नोएडा में आंदोलन करने की इजाजत मांगी, लेकिन बहन जी ने इसे ठुकरा दिया। बाबा का आंदोलन अब हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में सीमित हो गया है। कांग्रेस पार्टी और बाबा रामदेव अब खुलकर आमने सामने हो गए हैं। बाबा ने सोनिया गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया तो सरकार ने बाबा के सबसे निकटतम भक्त बालकृष्ण की नागरिकता पर सवाल उठा दिया। सरकार जो सवाल बाबा रामदेव से पूछ रही है, उसमें कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब रामदेव के पास है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसका जवाब बाबा रामदेव के पास नहीं है। रामदेव के आंदोलन का पहला लक्ष्य काला धन वापस लाना है और विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वालों को बेनकाब करके उन्हें दंडित करना है। इस मुहिम में बाबा के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। विदेशी बैंकों में जमा भारत का धन अगर वापस आ गया तो सचमुच देश के वारे न्यारे हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा की इस मुहिम का विरोध करना देशद्रोह की तरह है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या देश का काला धन सिर्फ विदेशी बैंकों में है? देश में जो काला धन है, जमाखोरी है, काला बाजारी है, उसका क्या होगा? बाबा रामदेव को विदेशों में जमा काले धन के साथ देश के अंदर मौजूद काले धन को बाहर निकालने के लिए भी अपनी मुहिम में जगह देनी चाहिए। अगर देश के अंदर मौजूद काले धन को पकड़ा जाए तो देश के वारे न्यारे होने के साथ साथ भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। उसके खिलाफ बाबा रामदेव क्यों नहीं बोलते हैं? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या सिर्फ विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने से भारत में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा? वैसे देश की राजनीति में दोस्त मिलना मुश्किल है और सामने से लड़ने वाले दुश्मन तो और भी मुश्किल से मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस बात से खुश होना चाहिए कि जिस विचारधारा से वो लड़ने का दम्भ भरती है,
उसी एजेंडे को लेकर रामदेव आमने सामने लड़ने को तैयार हैं। वैसे भारत की राजनीति में छिपकर वार करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। एजेंडे को सामने रखकर सीधी लड़ाई लड़ने वाले राजनेता रामदेव का स्वागत होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव से आखिर गलतियां हुई क्या, जिसकी वजह से ये आंदोलन आज अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर देहरादून ले जाए गए और उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। टेक्निकली उनका अनशन समाप्त हो गया। इसके पहले यह कहा गया कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उनकी जान को खतरा था और डॉक्टरों ने इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा उनका अनशन टूट चुका है। लेकिन आंदोलन के दौरान बाबा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी निकटता पूरी तरह दिखा दी। कई लोग नाराज हो गए, खासकर वो जो अब तक काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। बाबा रामदेव ने अब तक अपने आंदोलन या पार्टी की कोई समग्र और संगठित विचारधारा पेश नहीं की है। वो अपने शिविरों और रैलियों में राजनीति के बारे में बातें करते हैं। उनकी बातों से लगता है कि बाबा रामदेव भारत में स्वदेशी व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा के बहिष्कार, गौ हत्या के विरोध और अखंड भारत के पैरोकार हैं। रामदेव के भाषणों से जो बात निकल कर आती है, उससे यही लगता है कि बाबा रामदेव की विचारधारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा एक जैसी है। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव ने कहा कि स्विस बैंकों से 400 करोड़ रुपया भारत लाना है और गौ हत्या के पाप से देश को बचाना है। गौ हत्या को अपराध संघ भी मानता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में आती है, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाती है। बाबा रामदेव कहते हैं कि वो देश में स्वदेशी तंत्र, स्वदेशी व्यवस्था, स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये स्वदेशी व्यवस्था क्या है? कई सालों से आरएसएस स्वदेशी का आंदोलन चला रहा है। बाबा के स्वदेशी और संघ के स्वदेशी में कोई अंतर है भी या नहीं, ये रामदेव को सफाई से बताना चाहिए। बाबा रामदेव अपने भाषणों में कहते हैं कि भाषा के नाम पर इस देश के करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। दुनिया का कोई स्वतंत्र देश विदेशी भाषा में नहीं पढ़ता है। ये अन्याय भी मिटाना है। स्वतंत्र भारत में जो अंग्रेजी तंत्र चल रहा है, उसे भी मिटाना है। अब सवाल ये है कि अगर हिंदी को हम पूरे देश में लागू करेंगे तो दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में आंदोलन होंगे तो उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा? मजेदार बात यह है कि आरएसएस भी अंग्रेजी के बहिष्कार और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पक्षधर है। काले धन पर भी रामदेव ने भाजपा वाली लाइन ले ली, विदेश में जमा काले धन को निशाना बनाया। आश्चर्य की बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आडवाणी ने काले धन का मामला उठाया, तब से बाबा रामदेव ने भी उस काले धन को मुख्य मुद्दा बनाया जो विदेशों में है। एक और मुद्दा चौंकाने वाला है। देश में ये अकेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है जो 21वीं सदी में भी अखंड भारत की बातें करता है और यही सपना बाबा रामदेव की आंखों में नजर आता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली में बाबा रामदेव ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कैलाश मानसरोवर जो भारत का मुकुट है, उसे भी भारत में वापस लाना है। हो सकता है बाबा रामदेव अति उत्साह में ये बात कह गए हों, लेकिन मंच पर बैठे मुस्लिम नेता बाबा की इस बात को सुनकर सहम गए। बाबा रामदेव की बातों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा झलकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में जितनी भी पार्टियां या संगठन हैं, उनमें बाबा रामदेव की सबसे ज्यादा वैचारिक निकटता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के पदाधिकारी बाबा के आंदोलन से जुड़े हैं। उससे ये साफ होता है कि बाबा और संघ परिवार में गठजोड़ है। अब आपको दिल्ली पुलिस की होशियारी बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ जो एफआईआर लिखी, जिसकी वजह से मैदान को खाली कराया गया, उसमें एक मुस्लिम नेता का नाम लिखा और उनका नाम ही गलत लिख दिया। कल्बे रुशैद रिजवी ने भाषण दिया, उनकी जगह मौलाना कल्बे जव्वाद का नाम लिख दिया, जो उस दिन दिल्ली में थे ही नहीं। लखनऊ में वो अपने लोगों के बीच में भाषण दे रहे थे, आज वो परेशान है। विचारधारा के न होने का दुष्परिणाम आपको बताते हैं। स्टेज पर कूदते हैं, महिलाओं का
वेश पहनते हैं, जान जाने का डर लगने लगता है, आप जान बचा के भागते हैं। आपको ये बता दें, पुलिस अगर किसी को मारना चाहे या मरवाना चाहे मरवा सकती है। किसी को मुल्क में कोई शक होना नहीं चाहिए कि पुलिस ये काम नहीं कर सकती। और हर नेता जो जनता का नेता होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उस पर पुलिस अत्याचार हो, देश के लोग इसे जाने, वो भागता नहीं है। लेकिन विचारधारा के अभाव में बाबा रामदेव का यह आंदोलन कहां पहुंचेगा पता नहीं। बाबा रामदेव के बयान कुछ सवाल खड़े करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लोगों ने बाबा रामदेव की बात को मानकर उनकी पार्टी को वोट दे दिया या जिसे वो कहें उसे वोट दे दिया, तो उस स्थिति में भारत का प्रधानमंत्री होगा कौन? क्योंकि बाबा रामदेव तो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। कौन होगा? क्या श्री लाल कृष्ण आडवाणी या श्री मुलायम सिंह यादव या श्री आचार्य बालकृष्ण या और इन तीनों में से कोई होगा? तो कौन उनके विचारों को, व्यवस्था परिवर्तन की बात को आगे ले जा पाएगा? बाबा को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। दरअसल बाबा अराजनीतिक हैं। उनके बयान किसी समाज परिवर्तन की रूपरेखा सामने नहीं रखते। उन्होंने बयान दिया कि सेना बनाऊंगा, आलोचना हुई तो कह दिया कि नहीं बनाऊंगा। हो सकता है मुल्क के लोगों को एक धक्का लगे या लोकतंत्र को लेकर के ही सवाल या निशान लोगों के दिमाग में खड़े हो जाएं, क्योंकि जब आंदोलन अपनी मंजिल नहीं पाते हैं तो लोगों को धक्का लगता ही लगता है। आपको एक चीज और हम बताएं, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव अपनी प्रसिद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने जनता को तैयार नहीं किया। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया ने जनता को तैयार किया, और जिसकी वजह से जनता देश की खड़ी हुई और देश में 2 या 3 बार परिवर्तन हुए। जिन लोगों ने आमरण अनशन किया उनके भी नाम आपको बता दें। बाबा से पहले कई लोगों ने घोषणा की, कई लोगों ने अनशन किए। जतिन दास सरदार भगत सिंह के साथ जेल में थे, 63 दिन आंदोलन किया। जब फोर्स फीडिंग हुई तो उनके फेफड़ों में दूध चला गया, उनकी मौत हुई। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान 74 दिनों तक उन्होंने आंदोलन किया, अनशन किया, और 74वें दिन उनकी डेथ हुई। और पोट्टी श्रीमाली 82 दिन इन्होंने भूख हड़ताल की और 82वें दिन उनकी मौत हुई। गुजरात के अंबा गांव के योगी प्रहलाद ज्ञानी 82 साल के हैं। 70 साल से उन्होंने न कुछ खाया है न पिया है। DRDO इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। बाबा रामदेव की तबीयत 7 दिन में इस तरह हो गई कि टीवी को कहना पड़ा कि अब उनकी जान खतरे में है, और डॉक्टरों ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया। इस देश का विश्वास न टूटे, इस देश के विश्वास को धक्का न लगे, इसके लिए इस देश के लोगों को विचारधारा पर आधारित बदलाव की बात करने वाला कौन सा शख्स है, कौन सी पार्टी है, कौन से लोग हैं, अभी उसका इंतजार शायद और थोड़े दिन करना पड़ेगा। कोई आएगा जो विचारधारा के आधार पर इस मुल्क को बदलाव के लिए प्रेरित करेगा, आह्वान करेगा, और तब शायद हिंदुस्तान में बदलाव की लड़ाई शुरू होगी। हम बाबा रामदेव के प्रति अनादर नहीं व्यक्त कर रहे, उनके कदम को हम कम नहीं बता रहे, लेकिन ये कदम विचारधारा आधारित नहीं है और नए समाज की ओर नहीं ले जाता। इसको कहने के लिए बाबा रामदेव से हम क्षमा चाहते हैं। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।